3 दिन पहले आपसे चर्चा करने का मौका मिला था और उस वक्त आप लोग ये चाहते थे कि ये सरकार पद छोड़ दे, सत्ता से बेदखल हो जाए, और वो अब हो चुका है नेपाल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर अराजकता नजर आ रही है, तमाम भवनों को आग के हवाले किया जा रहा है, सेना के नियंत्रण में सब कुछ आ चुका है। वहां के लोग चाहते क्या हैं? पीएम के नाम पर सहमति बन नहीं पा रही, जिनका नाम आगे है वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहते। तो चाहते क्या है नेपाल के लोग, क्या हो? थैंक यू। सर्वप्रथम सबको नमस्कार। नमस्कार। और मैं अपना बात कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि 8 सितंबर की सुबह की शुरुआत हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, जनरेशन जी की क्रांति के रूप में हुई थी। लेकिन 9 सितंबर की रात को 10 बजे सेना सामने आते ही ये साफ हो गया है था कि आंदोलन अब भ्रांति में बदल चुका है और नेपाल इस समय एक गहरे अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में है। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि अभी अंतरिम सरकार के जो गठन की जो प्रक्रिया है वो जनरेशन जी आंदोलनकारियों प्रदर्शनकारियों के हाथ से पूरी तरह फिसली नहीं है। मुझे लगता है बाहर से देखने पर अब भी उनका दबदबा बना हुआ है और वे अंतरिम सरकार गठन की चर्चाओं और प्रक्रिया में भी शामिल हैं। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जनरेशन जी समूह के भीतर अब फूट साफ दिखाई देने लगी है। और लेकिन मूल सवाल अभी भी ये है कि हालात अभी परिपक्व मैच्योर्ड नहीं हुई है। जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो परिणाम इमैच्योर्ड होंगे और देर अगर करेंगे तो मौका परस्त ताकतें और समूह अधिक सक्रिय होंगे, जो हम लोग 2 दिन से देख ही रहे हैं। इसलिए इस समय धैर्य और चपलता के बीच मुझे लगता है कि संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नेपाल के सड़कों पर ही नहीं कि नेपाल के संविधान के ऊपर भी सेना सर्वा बन गई है। जनता को लगने लगा है कि सत्ता बंदूक की नोक पर चलाई जा रही है। सेना विदेशी ताकतों के भी दबावों में आ रही है, लेकिन ऐसी आशंकाएं भी बढ़ रही है कि अफवाहें और साजिशों के बीच कहानियां तेजी से फैल रही है। सो हमारे दल और संपूर्ण लोकतांत्रिक दल का यही आह्वान है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख जो अभी भी संविधान के तरह बने हुए हैं, उनको सार्वजनिक रूप से ही अब वक्तव्य देना चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में जनरेशन जी की जो मांगे हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और भी हम बात अब रखेंगे जब चर्चा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अचल मल्होत्रा सर, नेपाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से असफल है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। कंचन झा की अगर बातों से मैं उसका एक निचोड़ निकालूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस सत्ता पर काबिज रहना चाहते थे। जो जनता आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे वो बदलाव तो चाहते थे, लेकिन उस बदलाव के बाद कहीं ना कहीं एक हनक, एक कंट्रोल वाली फीलिंग उन आंदोलनकारियों में भी नजर आती है। जो नाम सामने है वो सत्ता की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, सेना अपना कंट्रोल चाहती है। ऐसे में विदेशी ताकतों के पास भी मौका है। लेकिन नेपाल स्थिर कैसे होगा? नेपाल में अभी एट द मोमेंट क्या लगता है आपको कि होना चाहिए जिससे वहां पर या तो लोकतंत्र ठीक से चले और या फिर सिर्फ राजशाही ही बची है? क्योंकि वहां की जनता ने तो तमाम क्रांति का सर दौर देख लिया। राजतंत्र हटा, फिर उसके बाद लोकतंत्र आया, सरकारें बदलती गई, किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। देखिए, नमस्कार। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है तो पिछले कई साल से आप देख रहे हैं कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। कई कारण हैं उसके और कितनी सरकारें बदली जा चुकी हैं। लेकिन गौरतलब यह है कि हर बार ही लोग हैं जो हैं, तो जनता उनसे काफी हद तक दुखी हो चुकी है। तो जहां तक इस क्रांति का सवाल है उसके लिए बहुत सी जस्टिफिकेशन है, बहुत से जस्टिफाइबल रीजंस हैं। लेकिन जब इस तरह की एक पीपल्स रिवोल्ट होती है जिसके कोई फेस नहीं होता, लीडरलेस ही होती है ऑलमोस्ट। हालांकि इस केस में हामी नेपाल के जो हैं नेता, उन्होंने इसकी शुरुआत करी, मोबिलाइज किया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये इनके हाथ से भी निकल गया।
कुल मिला के इस समय काफी जरूरत ये है कि एक आर्मी और प्रेसिडेंट और जो दूसरी आपकी डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सब मिलके एक पहले स्टेबिलिटी लाएं, एक इंटरिम सरकार को लाने की जरूरत है। एक क्योटिक सिचुएशन ज्यादा देर तक चलनी नहीं चाहिए और शायद चलेगी भी नहीं। और फिर वो इंटरिम जो भी अरेंजमेंट होगा उसके बाद फिर से दोबारा जो है जनता के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी सब फ्लॉज के बावजूद ये माना जाता है कि यही सबसे बड़ी और सबसे बेटर ऑप्शन रहती है। अब नेपाल के संदर्भ में कुछ लोग 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था, इससे पहले जब 2008 के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसको भी इस बारे में इसके लिए दोषी मानते हैं, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 275 जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उसमें से 165 तो आती हैं आपकी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से और 100 आती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। नेट रिजल्ट ये होता है कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाती, और कई बार ऐसा भी देखा गया जैसे कि इस बार भी हुआ, नेपाली कांग्रेस अच्छी खासी मतलब सबसे ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी शुरू में सरकार नहीं बना पाई। और अभी भी एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि जिसमें कम्युनिस्ट और नेपाली कांग्रेस, जिनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है आपस में आइडियोलॉजिकल, वो एक अंडरस्टैंडिंग पे आके अब तक ये सरकार चला रहे थे। तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था, और वजह क्या थी कि 6 महीने बाद 4 महीने बाद वो उन्होंने रोटेशनल प्राइम मिनिस्टर का फॉर्मूला निकाला। तो हो सकता है कि इस फ्लॉ को भी आने वाले समय में दूर किया जाए। हालांकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम नेपाल के साथ ही नहीं है, और भी बहुत सारे कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में हमने इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही रखा है। उसमें भी अपनी खामियां होती हैं, क्योंकि 51 और 49 की बात आ जाती है कि 49% लोग कुछ बात नहीं चाहते और 51 चाहते हैं, और वो बात मानी जाती है। बट कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को ही फिर भी विद ऑल द फ्लॉज सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, और इसी को यहाँ रिस्टोर करने की जरूरत है। नए चेहरे आएंगे, युवा आएगा, कौन आएगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बहुत से नामों की चर्चा भी हो रही है, जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल ये परिस्थिति इस तरह की ज्यादा दिन तक बननी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर बाहरी ताकतों को इसमें इंटरफियर और इंटरवीन करने का मौका मिलेगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जल्दी स्टेबिलिटी वहां रिस्टोर होगी वही अच्छा होगा। हमारे खुले बॉर्डर्स हैं, बहुत सारे इसकी रिपरकशंस हैं, सालों साल पुराने हमारे संबंध हैं, और मुझे लगता है कि भारत हैंड्स ऑफ पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं अपनाएगा। डेफिनेटली इस समय हम आर्मी से भी बात कर रहे होंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को भी इंगेज कर रहे होंगे। इंडियन और नेपाली आर्मी की काफी अच्छी में आपस में कोऑर्डिनेशन है। आर्मी चीफ इंडिया में रह चुके हैं काफी समय, चाइना में भी रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन वंस अगेन वेरी ब्रीफली, ये सिचुएशन वहां कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ज्यादा बिगड़ेगी तो फिर हालात को काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खामियां हैं तो उसे कलेक्टिवली मिलके एड्रेस करना होगा, और एक ऐसा सिस्टम वहां पे वापस एस्टैब्लिश करना होगा जिसके चलते हुए जब भी कोई भी सरकार लोगों के द्वारा चुन के आती है तो उसे एक कम से कम मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके सिर पे हर वक्त ये तलवार नहीं होनी चाहिए कि 6 महीने में उसे गिरा दिया जाए। बिल्कुल सर। और खास तौर पर अगर किसी भी देश में इस तरीके के हालात होते हैं तो वो तस्वीरें हमने श्रीलंका की देखी, वो तस्वीरें हम बांग्लादेश की अभी भी देख रहे हैं, हमने म्यांमार में ऐसे हालात देखे, किस तरीके की चीजें बदस्तूर वहां पर होती रही, और देश जहां पर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए वो कितना पीछे चला जाता है जब ऐसे हालात पनपते हैं, तो वो भी साफ तौर पर दिखता है। संजय केडिया साहब अगर हैं तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। मीनवाइल मैं संजीव श्रीवास्तव सर आपके पास आती हूँ। नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं, क्या नेपाल को एट द मोमेंट एक फेल्ड स्टेट के तौर पर कहा जा सकता है? अगर हाँ तो फिर किन वजहों से? दूसरा सर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेपाल की इन परिस्थितियों को कैसे देखता है? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, अगर वो मीडिएट करें या स्थिरता लाने की कोशिश करें तो वहां पर कोई है जो इसके लिए तैयार भी हो ताकि नेपाल बेहतरी की तरफ बढ़ सके? देखिए पूर्णिमा जी, मैं नेपाल को फेल्ड स्टेट बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। नेपाल एक बेहद मजबूत मूल्यों वाला राष्ट्र है,
और जाहिर है कि अब लोगों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के भी बहुत बड़ा सम्मान है। 2008 के बाद से जब से वहाँ पे राजतंत्र की समाप्ति हुई, उसके बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों को लोग बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र के जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ें, उसमें प्रगति हो। और जेन जी भी ये चाहता है, युवा भी ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा असेसमेंट है। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है पूर्णिमा जी कि जिन नेताओं को, नेपाल के जिन नेताओं को नेपाल की जनता ने एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद 2008 में लोकतंत्र के मूल्यों को, संस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी दी थी, ये उन सभी की सामूहिक विफलता है। और उन्हें अब इस बात पे गहराई से आत्ममंथन करना होगा, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो, या अन्य जो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास करने वाले जो दल हैं, सभी को इस बात पर आत्ममंथन करना होगा कि ये विफलता आखिर क्यों हुई। और उसके ऊपर और उन्होंने जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। ठीक है, 2015 के संविधान में कुछ खामियां हो सकती हैं और गलतियां कुछ हो सकती हैं, जिसको कि सुधार करने की आवश्यकता है। संवैधानिक सुधारों की मांग भी ये जो जेनजी कर रहा है, उसने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें एक नए तरीके के संविधान को भी, संवैधानिक सुधारों को भी करने की वो मांग रख रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जो समस्या है, जनता के साथ संवाद स्थापित न करने की जो समस्या है, जो वहाँ पर बेरोजगारी का जो संकट है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुद्रास्फीति का संकट है, आर्थिक संकट जो वहाँ के युवा फेस कर रहे हैं, आम जन फेस कर रहे हैं, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, सभी को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको जाहिर है कि ये जो सरकार है, चाहे केपी शर्मा ओली की सरकार रही हो या जो कोalition की जो सरकारें वहाँ बनी, सभी ने इग्नोर किया। अपने अपनी खजानों को, अपनी अपनी जेबों को जो भरने का जो भ्रष्टाचार वाला जो कृत्य किया, उसके वजह से काफ़ी लोगों के अंदर असंतोष है। और पूर्णिमा जी, ये जो असंतोष है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवा व्यक्त करते थे, लोग व्यक्त करते थे, लोग अपने दुख दर्द को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनके साथ संवाद स्थापित न करते हुए उनके मुंह पर पट्टियां लगाने का काम किया, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ताले जड़ने का काम किया। और जब वो सड़कों पर आए तो दूसरा जो ब्लंडर इन्होंने किया केपी शर्मा ओली ने, कि गोलियां चलाई। तो जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो केपी शर्मा ओली की सरकार है, जाहिर है कि उसने जरा भी बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ है कि वहाँ पर रक्तपात हुआ है, वहाँ पर लोग मारे गए हैं, ये सरकार भी गिर गई है, उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूँगा कि नेपाल की लोकतंत्र का जो भविष्य है अभी भी सुरक्षित रह सकता है, बशर्ते कि ये जो विद्रोह हुआ है उससे वहाँ की जो शासन करने वाले जो नेता हैं, लोकतंत्र की जिम्मेदारी लिए हुए जो नेता हैं, कुछ लेसन्स ड्रॉ करें, लेसन्स लर्न करें। आने वाले समय में जब भी कभी वहाँ जो चुनाव हो, अभी तो तात्कालिक आवश्यकता है कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जाए, एक अंतरिम सरकार बने और अंतरिम सरकार वहाँ के लोगों के साथ संवाद स्थापित करे और एक फिर से एक फ्रेश इलेक्शन हो, और ये जल्द से जल्द हो, जितना से जल्द से जल्द हो उतना अच्छा होगा। और जब सरकार बने तो उसके बाद आपको जनता के साथ संवाद स्थापित करके और उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कार्य करना होगा। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा, डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शंस की आवश्यकता है।